स्वागत है आपका। 2024 को लेकर अब चर्चा मुद्दों की होने लगी है और सबसे ज्यादा चर्चा अगर हो रही है तो वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कई सवाल भी हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड को क्यों कहा जा रहा है कि ये टारगेट किया जा रहा है? दरअसल भारतीय जनता पार्टी इसका राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। इसी पर लगातार चर्चा जारी है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। कलिमुल जी, एक छोटा सा रिएक्शन आप दे दीजिए। जो सवाल यहाँ पर उठाए गए थे विजय शंकर तिवारी जी की तरफ से और जो विष्णु जैन जी उठा रहे थे, ये सवाल तो वाजिब है। कुरीतियों पर तो वार होना चाहिए, आप भी मानेंगे? बिल्कुल, कुरीति पे वार होना चाहिए। कुरीति खत्म होनी चाहिए, किसी भी मजहब की हो। और वही बात तभी हमारे तस्लीम रहमानी साहब ने भी कही कि वो रिफॉर्म की जरूरत है, यूनिफॉर्म की नहीं है। दूसरी बात जो आपने कहा, आपने पॉलीगैमी की बात की, नहीं कि एक से ज्यादा शादी की बात की। तो भारत सरकार का नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे कहता है कि हिंदुओं में पॉलीगैमी 2.1% है, क्रिश्चियन में 1.9 है और मुस्लिम्स में 1.3 है। अब आप पूछेंगे हिंदुओं में क्यों इतनी ज्यादा? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में और ट्राइबल्स में बाकायदा ये रीति है कि उनके यहाँ एक से ज्यादा शौहर भी होते हैं और एक से ज्यादा बीवियां भी होती हैं। यानी दोनों तरफ इस तरह की कुरीति कहिए उसको या आप रीति कहिए। तो सवाल ये है कि जब आप इतना बड़ा रिफॉर्म करते हैं तो आपको पहले कॉन्फिडेंस में लेना पड़ता है। तो भारत सरकार ने जिस तरह से 21वें विधि आयोग ने लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके एक उस पर पहुंचे थे निर्णय पे, इस आयोग को भी चाहिए कि सिर्फ 30 दिन का टाइम कम है, अभी टाइम और बड़ा है सुझाव देने के लिए। और खारिज कर रहे हैं ना, इसे सिरे से आप लोग खारिज कर रहे हैं। वो तो सुझाव मांग रहे हैं ना, सुझाव दीजिए। अगर आपको लगता है ये नहीं ऐसे होना चाहिए तो बता दीजिए। हमने सुझाव ही दिया है और सुझाव दे के ये कहा है कि भारत एक अनेकता में एकता, एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाला देश है। आप अगर इसको फोर्सफुली करेंगे, आनंद फानन में करेंगे तो ये देश की अखंडता के लिए खतरा होगा। फोर्स कौन कर रहा है, मैं यही तो जान रही हूं। ये भारत सरकार, मोदी सरकार, खुद प्रधानमंत्री चुनावी सभा में इसको चुनावी मुद्दा बना रहे हैं, जबकि ये एक संवैधानिक मुद्दा है। ये एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है और हर भारतीय को कॉन्फिडेंस में जवाब दीजिए विष्णु जी जल्दी से। देखिए, मैं ये बात बताना चाहता हूं जो अभी यहाँ पे इन्होंने बात कही। सबसे पहली बात ये है कि आपको ये बात अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि आप जब यहाँ पे आंकड़े दे रहे हैं कि नहीं यहाँ पे हिंदुओं में इतना ज्यादा है, इसमें इतना ज्यादा है, तो फिर आ जाने दीजिए कानून, हमें तो मंजूर है। कितनी बड़ी विडंबना है कि आप आंकड़े हमारे दे रहे हैं और विरोध आप कर रहे हैं। लेकिन आप उन लोगों को नहीं ला रहे। आंकड़े हमारे दे रहे हैं, विरोध आप कर रहे हैं। दूसरी बात, इन्होंने एक बात कही, एक मिनट सर, एक मिनट। आपका नहीं आंकड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। तो मैं तो कह रहा हूं, एग्री कर रहा हूं कि पॉलीगैमी खत्म होना चाहिए। अगर हिंदुओं में पॉलीगैमी है तो मैं और मेरी यहाँ सारी ऑडियंस कहेगी पॉलीगैमी खत्म होना चाहिए। आप गोवा में, कोई दिक्कत नहीं, गोवा में खत्म करवाएंगे। विरोध ये कर रहे हैं और आंकड़े हमारे दे रहे हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जिनकी पॉलीगैमी है, अगर आप उनको यहाँ बुलाएंगे तभी तो वो विरोध करेंगे। आपने कहीं बुलाया ही नहीं है जो जिनकी पॉलीगैमी है। नहीं बोल सकते। मैं गोवा में बीजेपी की सरकार है, आप पहले वहां पर अमेंडमेंट करवा दीजिए। मुझे थोड़ा सा कंप्लीट करने दीजिए। इन्होंने एक बात कही कि शेड्यूल्ड ट्राइब जो है वो तो हिंदू हैं। आपको पता होना चाहिए सर, आंकड़े लक्षद्वीप में 92% शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन मुस्लिम है और वहां पे जो तो शेड्यूल्ड ट्राइब की जहां बात हो रही है वहां पे मुस्लिम भी है, क्रिश्चियन भी है। शेड्यूल्ड ट्राइब नॉर्थ ईस्ट में नहीं है मुस्लिम, क्रिश्चियन भी है, क्रिश्चियन भी और मुस्लिम भी, खासी मुसलमान भी हैं। दे आर शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड खासी मुस्लिम्स आर देयर। इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आर्टिकल 44 की आपने बात कही कि वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आता है। प्लीज अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट करिएगा सर। संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की इंपॉर्टेंस को समझते हुए आर्टिकल 31C इंट्रोड्यूस किया गया और यह कहा गया संविधान निर्माताओं ने कि अगर इस देश की पार्लियामेंट संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को एनफोर्स करने के लिए कानून बनाएगी तो वो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। इसका मतलब यह है कि संविधान निर्माताओं ने सारी छूट दी है पार्लियामेंट को कि अपने विजडम में वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को और जितने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उसके लिए कानून लाए। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, इन्होंने यहां पे एक बात और रखी थी कि सिख कम्युनिटी उन्होंने विरोध दर्ज कराया। कोई मुझे बताए यूनिफॉर्म सिविल कोड से, क्योंकि सिख कम्युनिटी ऑलरेडी कोडिफाइड हो चुकी है। जहां तक हिंदू मैरिज एक्ट की बात है उसमें सिख कम्युनिटी आती है, आनंद मैरिज एक्ट उनका सेपरेटली है। कोई भी ऐसी यूनिफॉर्म सिविल कोड में बात नहीं है जिससे सिख कम्युनिटी अफेक्ट हो रही है। मैं चाहूंगा मुझे कोई करेक्ट करे अगर मैं यहां पे गलत स्टेटमेंट दे रहा हूं। एक बात और कहना चाहता हूं, क्रिश्चियन मैरिज में आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई आज एक क्रिश्चियन कपल डाइवोर्स चाहता है तो उसके लिए 2 इयर्स का वेटिंग पीरियड है। अगर एक पारसी समाज की लड़की शादी करती है आउटसाइड द कम्युनिटी तो शी हैज नो राइट ऑफ इनहेरिटेंस। चलिए अब सवाल ले लेते हैं क्योंकि ये लोग भी इंतजार कर रहे हैं। यूसीसी पर सबके सवाल हैं। नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम संकल्प है। मैं ये इनसे सवाल करना चाहता हूँ, कलीमुल जी से, कलीमुल जी से कि मुसलमान इसका विरोध कर रहे हैं। ये कुरीतियों का विरोध है। ये यूसीसी का आना कुरीतियों का विरोध हो रहा है।
विविधता में एकता की बात करने के लिए यहाँ बात कही जा रही है। नहीं, देखिए कुरीति और रीति में अंतर ये नहीं कर पा रहे क्या? देखिए, इसका विरोध जैसे मैंने कहा, बाकायदा मिजोरम की तो विधानसभा ने बिल पास किया विधानसभा में कि हम यूसीसी रिजेक्ट करते हैं। सवाल क्या है कि ये आप समझिए, देश बहुत बड़ा है। अगर नॉर्थ ईस्ट की एक उनकी रीति है कि वो 2 शौहर रखती है, 4 शौहर रखती है। हिमाचल प्रदेश का एक खाटी समुदाय है, उसके 4 पति होते हैं। तो आपको उनसे पूछना तो पड़ेगा ना कि आपके हम खत्म कर रहे हैं, उन्हें कन्विंस करना पड़ेगा। आप जबरदस्ती कर लेंगे तो एक भारतीय पे ये आपका जोर होगा। तो जबरदस्ती इसी कर तरीके कौन से रहा है कलीमुल जी? फिर वही सवाल की जबरदस्ती कर कौन रहा है? आप तो किसी सुझाव की मांगे आप जा किसी रहे की हैं। रीति को कर रही हैं, मैडम। कुरीति आप समझ सुझाव सकते मांगे हैं, जा वो तो रहे अपनी हैं। रीति समझता है। सुझाव देखिए, But who are you to जो judge it? सुझाव Who are मांगे we जा to रहे हैं, judge? सुझाव दीजिए ना। हमने आप सुझाव किसी दे दिया। रीति को कुरीति कैसे ये कह सुझाव सकते है हैं? कि कयामत तक बदलाव नहीं होगा। जाहिर बात है, देखिए इस्लाम जो है वो कुरान से डिफाइन होता है, और कुरान में जो बात लिखी है न उसमें कोई तब्दीली हो सकती है, वो क़यामत तक एक सी रहेगी। इससे देखिए, कोई- दो कोई बात दो एक साथ नहीं। नहीं हो सकती ना कलीमुल जी। या तो आप संविधान से चलते हैं, या तो आप अपने मजहब से चलते हैं, आप शरीयत से चलते हैं। अगर आप संविधान का सम्मान कर रहे हैं तो फिर इस बात का भी सम्मान करिए। हमारा ही संविधान ये कहता है कि हर धार्मिक जो इतने भी यहाँ पे पंथ हैं उन सबको आजादी है अपने धर्म को मानने की, प्रोपेगेट करने की, प्रैक्टिस करने की। ठीक है, सवाल। तो संविधान तो खुद ही कुरान का सवाल, सम्मान सवाल। कर रहा है। जी, जय हिंद सभी को। मेरा सवाल आपसे विष्णु जी कि आप क्या गारंटी दे सकते हैं कि जो यूसीसी आएगा वो किसी रिलीजन पे पक्षपात ना कर रही हो? देखिए, पक्षपात की यहाँ पे बात ही नहीं आती है। आपको इसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को समझना होगा। जहाँ जहाँ हिंदू समाज की बात है, क्रिश्चियन समाज की बात है, पारसी समाज की बात है, सिख समाज की बात है, ऑलरेडी कोडिफिकेशन उनका हो चुका है। और जो जो उसमें कमियां हैं वो भी मैंने आपके सामने यहाँ पे हाईलाइट की कि उसको भी सुधारने की इस यूनिफॉर्म सिविल कोड में बात की जाएगी। जहाँ जहाँ कुछ ऐसे समुदाय हैं जहाँ पे अभी ये कुरीति चल रही है, उसमें यूनिफॉर्मिटी लाने की यहाँ पे बात की जा रही है, जिसका आज विरोध किया जा रहा है। जिसमें मुस्लिम समाज के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं। शेड्यूल ट्राइब का तो ऑलरेडी स्टैंडिंग कमेटी ने जिक्र किया कि हम उनको एक्सक्लूड कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं है। मैं यही बात इसलिए दोबारा हाईलाइट करना चाहता हूं। आर्टिकल 31C, जवाब दे मुझे, आर्टिकल 31C के आधार पे यूनिफॉर्म सिविल कोड चैलेंज नहीं हो सकता है कि हमें डिस्क्रिमिनेट किया गया। ऑलरेडी प्रोविजन है, क्योंकि संविधान निर्माताओं। आप सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है, मैं इतना पूछना चाह रहा हूं, जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो टैक्स बेनिफिट मिलता है, मैं जवाब देता क्या तमाम नॉन हिंदूज को भी मिलेगा? मैं जवाब देता हूं। इन्होंने यहाँ पे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बात की। जरा प्लीज प्राची जी, अगली बार जब कभी अगर शो हो तो जरा आंकड़े चलाइएगा। हिबा ओरल गिफ्ट है इस्लामिक लॉ में, ओरल गिफ्ट में कितनी स्टैंप ड्यूटी बचती है, इसका जरा आंकड़ा दीजिएगा। वी हैव टू पे अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, हमें स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ती है हर एक गिफ्ट के लिए। और मुस्लिम समाज के लोगों को कोई गिफ्ट का बताइए सर। नहीं तो एचयूएफ हमें मिल रहा है, तो आपको हिबा मिलेगा क्या? देखिए, यहाँ पे मैं वही बता रहा हूँ, यहाँ पे हिबा और एचयूएफ की डिबेट नहीं है। यहाँ पे विमेन डिग्निटी, विमेन जस्टिस और फीमेल जेंडर इक्वालिटी की बात है। जब फीमेल जेंडर इक्वालिटी की बात हो रही है तब हिबा और एचयूएफ मत जोड़िए, क्योंकि अगर हमें एचयूएफ मिल रहा है तो आपको हिबा भी मिल रहा है। सवाल। मैं कलीमुद्दीन साहब से पूछना चाहता हूँ कि आप ये बताइए हमें कि विरोध, आप तो आंकड़े देते हैं हिंदू का, ईसाई का और सारी चीज़ों का, कि वहाँ ऐसे है, वहाँ ऐसे है, वहाँ 4 शादियाँ वो कर रही है, आदिवासी ये कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे तो किसी ने विरोध नहीं किया। आपके ही समाज के लोग विरोध क्यों कर रहे हैं, इसका तो जवाब आप दे नहीं पा रहे हैं। अच्छा, ठीक है, इसका भी जवाब ले लेंगे। और सवाल उनको पास कर दीजिए प्लीज, एक एक सवाल ले लेते हैं। देखिए, मैं सभी को नमस्कार। मेरा नाम मयंक गुप्ता है। तो मेरा एक सवाल है, जैसे कोई भी सरकार कोई भी पॉलिसी ला रही है या कुछ नया संशोधन करके संविधान कुछ भी कानून ला रही है, तो उसका विरोध क्यों होता है? आप उसको सपोर्ट कीजिए। देश के विकास के लिए सरकार ला रही है तो उन्होंने पूछा होगा, इसके ऊपर चर्चा की होगी। आप बिना मतलब इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? या इसमें कुछ गलतियां हैं तो अभी सुझाव मांगे, कोई जबरदस्ती नहीं है इसका। देखिए, पिछले विधि आयोग ने भी 4,83,47,596 लोगों से सुझाव लिए थे, तब उसने अपनी एक रिपोर्ट पेश की थी 185 पेज की। आप पूछिए ना सरकार से, उसे रिजेक्ट क्यों कर दिया? क्या उसमें कमी थी? उन्हीं का अपना बनाया हुआ विधि आयोग था, अपने भारतवासियों से सलाह ली थी। जाहिर बात है आप जैसे लोगों से, मेरे जैसे लोगों से ली होगी,
तो उसको क्यों नहीं मान रहे? कौन सी पॉलिसी ऐसी आ गई कि वो उनकी रिपोर्ट ये जो बार बार हवाला दिया जाता है, जो कलीमुल साहब बार बार हवाला दे रहे हैं, ये हवाला क्या बिल्कुल सही है? जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट है, क्या उसे नेग्लेक्ट किया गया? देखिए, मैं बता रहा हूँ, लॉ कमीशन ने जरूर, ये बात सही है कि 21वीं लॉ कमीशन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के प्रपोजल को रिजेक्ट किया, पर साथ ही साथ इसको भी जरा पढ़ें कि 21st लॉ कमीशन ने कुछ सुझाव भी दिए हैं यहाँ पे वो यूनिफॉर्मिटी चाहते हैं, चाहे वो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज हो, इरेट्रिबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज हो, यूनिफॉर्म एज ऑफ मैरिज हो, लेप्रोसी हो, सेक्शन 9 डिलीट करने की बात हो, इलेजिटिमेट चिल्ड्रन को राइट देने की बात हो, और बोथ पार्टीज को जो है गार्जियनशिप के राइट देने की बात हो, ऑल जेंडर्स को अडॉप्शन देने की बात हो, ये सारे सजेशंस भी 21st लॉ कमीशन ने दिए हैं। हाँ, ये कोडिफिकेशन ऑफ वेरियस पर्सनल लॉ। एक मिनट सर, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं 21st लॉ कमीशन ने, अगर लॉ कमीशन क्या है, लॉ कमीशन का कंसेप्ट क्या है कि लॉ कमीशन सारे लोगों से सुझाव लेने के बाद सरकार को आंकड़े देता है या सुझाव देता है कि इस पे कानून बनाइए। लॉ कमीशन की रिपोर्ट फाइनल नहीं है। मेरा नाम करुणानंद चतुर्वेदी है। मेरा सवाल जैन साहब से है। संविधान सभी धर्म के नागरिकों को धर्म की मान्यताओं और उसके धर्म को मानने की इजाजत देता है, ये हमारा अधिकार है, लेकिन ये कानून आने के बाद क्या गारंटी है कि ये हमारे अधिकारों का हनन नहीं करेगा? देखिए, यही मैंने एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि हमारे धर्म की जो रीति रिवाज है उसे खत्म कर दिया जाएगा, हमारी पूजा पद्धति खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, पूजा पद्धति खत्म नहीं होगी। मैं इसी बात को बताना चाहता हूं, जो आज हिंदू समाज के लोग 7 फेरे से शादी कर रहे हैं, या मुस्लिम समाज के लोगों में उसको कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है, जो क्रिश्चियन समाज के लोग अपने जिस रीति रिवाज से शादी कर रहे हैं, ट्राइबल जिस रीति रिवाज से शादी कर रहे हैं, वहां पे कोई इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है, या आपके जो इनहेरिटेंस के लॉज हैं उसमें इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है। जहां जहां पे इक्वालिटी वायलेट हो रही है, जहां जहां पे जेंडर जस्टिस का इशू है, जहां जहां फीमेल डिग्निटी का इशू है, वहां पे लॉ ला रहे हैं। और मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं, जो हिंदू लॉ में मिताक्षर और दयाभागा लॉ है, उसमें जो डॉटर्स हैं उनको इक्वल राइट देने की व्यवस्था थी। सेक्शन 6 2005 में लाया गया, सेक्शन 6 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट, उसमें डॉटर्स को इक्वल राइट दिए गए 2005 में। अगर आप करेक्ट करिएगा मुझे गलत हूं, तो जहां जहां जेंडर जस्टिस का, फीमेल डिग्निटी का इशू है, इक्वालिटी का इशू है, उसको लाने की बात हो रही है। और प्लीज आप लोग ये सब क्यों भूल रहे हैं? अब भारतीय संविधान में आर्टिकल 15(3) भी तो है, जो यहाँ के पार्लियामेंट को विमेन और चिल्ड्रन के लिए स्पेशल लॉ बनाने का अधिकार देता है। तिवारी जी, जो एक बड़ी बात जो जमीयत की तरफ से कही गई, वो ये कही गई कि कयामत तक बदलाव नहीं हो सकता और इस बदलाव को हम बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सबसे अपील की गई है कि इसका विरोध करिए। देखो, इस्लामिक जगत में बहुत सारे बदलाव हो चुके हैं और यही कहते कहते हो गए हैं कि जन्नत तक इसके बदलाव नहीं होंगे। वो कहते हैं बहुत सारी चीज़ें जो कुरान में लिखी हुई हैं, बहुत सारी बातें जो कुरान में लिखी हुई हैं कि ये आप लोगों को मानना ही है। क्या वो सारी बातें मानते हैं? क्या वो उनके लिए ब्याज, क्या उनके लिए ग्राह्य माना गया है क्या कि जो धन है उसमें से आपको ब्याज नहीं लेना चाहिए? ऐसा कहा गया है ना। लेकिन इसके बाद भी वो ब्याज लेते ही नहीं लेते हैं। ये कहा गया उनके यहाँ कि आप चौराहे पर किसी सार्वजनिक स्थान पर नमाज नहीं कर सकते, इस प्रकार की बात कही गई है ना। क्या आप ऐसा करते हैं क्या? और इस प्रकार की बहुत, आप कैमरे के सामने बैठकर बात कर रहे होते हैं, यानी आप फोटोग्राफी कर सकते हैं क्या? चित्रांकन कर सकते हैं क्या? उसकी इजाज़त आपके पास है क्या? इसके बाद भी आप करते हैं ना, तो इसके बाद कयामत से कयामत तक इसमें बदलाव नहीं आएगा। बहुत सारे बदलाव तो ये खुद कर लेते हैं। मैं ऐसे लोगों को बोलता हूँ बनावटी मुसलमान। दूसरी बात, अभी कलमुल साहब कह रहे थे अनुच्छेद 44 की बात कर रहे थे कि ये जो यूसीसी पर चर्चा हो रही है ये संवैधानिक है। तो क्या उसमें 44 में ये नहीं लिखा है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल में नहीं लिखा है कि चर्चा करके इसको पूरा करना है, ये लागू करना है? वो छूट नहीं दी गई है, केवल ये कहा गया है कि अभी इसको हम छोड़ते हैं, इसके बाद यूसीसी पर चर्चा करके इसको लागू करना है। इस पॉइंट को क्यों रहमानी साहब बड़ी ही आसानी से खत्म कर दिया जाता है? संविधान विरोधी, संविधान पर ये चोट हो जाएगी या देश की विविधता पर ये चोट हो जाएगी, इस आर्टिकल 44 की चर्चा करना क्यों भूल जाते हैं फिर हम? देखिए, हम जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल 18 हैं, सेक्शन 4 में 18 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स किए गए हैं। हम उन 18 में से सिर्फ एक ही की बात करते हैं, किसी और की बात ही नहीं करते। 18 प्रिंसिपल्स में हम उसमें तो ये भी मौजूद है कि जो कुपोषित बच्चे हैं उनका ख्याल रखा जाएगा। हम अपने यहाँ के जानवरों के हिफाजत का भी इंतज़ाम कर, हमने तो उसको 3 पॉइंट्स में डिवाइड किया हुआ है। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उन सबकी हम कोई चर्चा नहीं करते। उस पर शराबबंदी भी, उसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं सब। मैं तो ये मानता हूँ, मेरा अपना मानना ये है कि संविधान में हमारा एक तो प्रॉब्लम यह है कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे लेंदी संविधान है
और दुनिया के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट हैं, संविधान के ज्ञाता हैं, वो ये मानते हैं कि संविधान जितना लंबा होगा उतना खराब होगा और जितना छोटा होगा उतना अच्छा होगा। ये माना जाता है, ये माना जाता है। अब आपकी बात संविधान कर रही है, संविधान को आप खराब कह रहे हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता संविधान को हूँ, खराब मैंने कह रहे ये हैं नहीं कहा कि संविधान खराब है, मैंने कहा संविधान मेरी ओपिनियन नहीं है। आप अगर डिबेट को सिर्फ हिंदू मुसलमान बना के मैं हिंदू मुसलमान लेकर नहीं जा रही हूँ रहमानी साहब। आप बार-बार अगर एक ही बात को रिपीट करते रहेंगे तो बात सच नहीं हो जाएगी। आपने कहा मैं आप ही की बात का सवाल कर रही हूँ आपसे, आप ही की बात का सवाल कर रही हूँ। पहले सुनिए, पॉइंट टू पॉइंट चाहिए। आपने कहा है या नहीं है, बता दीजिए। जितना लंबा होता है उतना खराब होता है, ये इन्होंने कहा कि नहीं कहा, भैया बताइए। ये मेरी बात नहीं है, ये मेरी कहीं भी बात तो नहीं। आप भारत के संविधान को खराब कह रहे हैं नेशनल टेलीविजन पे, करूं? और आज तक फिर क्यों कहते हैं कि हम संविधान को मानेंगे? जब संविधान के प्रोविजंस को लागू किया जा रहा है तो आप कह रहे हैं ये संविधान खराब है। मैं दुनिया के एक्सपर्ट्स की तो एक मैं तो कहता हूं ओपिनियन शरिया से आप गवर्न हो जाइए, आईपीसी खत्म कर दीजिए। उसे भी कबूल करने को तैयार नहीं है। आदमी है वो शरिया से गवर्न होगा। मैं दुनिया के एक्सपर्ट्स की बात कर रहा हूं और आप इतना नैरो माइंडेड हैं कि आप उसे भी कबूल करने को तैयार नहीं, जो दुनिया के एक्सपर्ट्स बोलते हैं। नेशनल टेलीविजन पे अमेरिका का कानून, क्या मेरे संविधान का अपमान करें, ये चीज मैं एकदम बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर आप आज तक कहते हैं कि मैं भारतीय संविधान की इज्जत करता हूं, उसके हिसाब से चलूंगा, तो आज आप भारतीय संविधान के नेशनल टेलीविजन पे ये कह रहे हैं कि खराब संविधान है, जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल के बाद डायरेक्ट प्रिंसिपल की जरूरत नहीं है। ये देश संविधान से चलेगा और इस देश में जो आर्टिकल 14 में और साथ ही साथ प्रियम्बल में लिखा हुआ है कि लिबर्टी, ठीक है, लेकिन आपने लैंडी वाली बात कही ना रहमानी साहब, बेशक आप कहिए कि इसे दूसरा रंग देने की कोशिश की जा रही है। अच्छा मैं सवाल ले लूं, मैं सवाल ले लूंगा। मैं साफ कह रहा हूं और आप कहीं कहीं लेंदी वाली बात जो आप कह रहे थे सर, एक बार रिपीट कर दीजिए। वो अभी भी कायम है उस बात पर, भारत के संविधान से जोड़ रहे हैं आप उसे। कहा कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा संविधान कहना चाहता हूं, क्या ये गलत है? मैं एक बात कहना चाहता क्या ये गलत है? इसके साथ आप बताएं, आप वकील हैं, आप वकील हैं। मैं देखिए तस्लीम भाई से डिबेट करने में बहुत डरता हूं, क्योंकि तस्लीम भाई जिससे डिबेट करते हैं और थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाता है मामला तो सर तन से जुदा हो जाता है। मेरी बहन जो है नूपुर, उनसे डिबेट की थी तस्लीम भाई ने, और आज तस्लीम भाई ने जो बोला, तस्लीम भाई तो मेरे साथ इनसे पूछिए क्यों नहीं बुलाते? खड़े हुए पर नूपुर नहीं खड़ी है, और आज इनके पास संविधान वाला स्टैंड इनसे पूछे नहीं, ये क्यों नहीं बुलाते? आप अपने पार्टी से हमारे पास कोई इजाजत नहीं है, आप अपने अपने संविधान के ऊपर क्वेश्चन आप चिल्लाते रहेंगे, अब आप चिल्लाते रहेंगे, लिबर्टी मेरे पास नहीं है, आप चिल्लाते रहेंगे, डिबेट कर ही नहीं सकता। आपको मजलूम है, मैं बता रहा हूं ना, ये लिबर्टी मेरे पास नहीं है। ये कोई आइडियोलॉजिकल, ये कोई इंटेलेक्चुअल डिबेट कर ही नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी से आपने कभी पूछा कि क्यों उन्होंने उन मोहतरमा को पार्टी से निकाल दिया? है हिम्मत आपके अंदर? है हिम्मत के आप पूछे फॉरेन मिनिस्टर से कि वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर कहते हैं कि शी इज अ फ्रिंज एलिमेंट? किस बुनियाद पे कहते हैं? मैं वही कह रहा हूं, जब आपने बोला मेरे धर्म के बारे में, आपने बोला शिवलिंग के बारे में, आप यहाँ सेफ खड़े, आपने संविधान के बारे में बोला, आप सेफ खड़े, और मेरी बहन आज पीछे है, कोई तो उसके बारे में बात नहीं होती है। यही तो इस मुल्क का संविधान है, और आज आपको वो संविधान भी खराब लग रहा है क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड आने जा रहा है। ये हिपोक्रेसी के खिलाफ हम सब खड़े हुए हैं, उसको छुपाने के लिए चिल्ला रहे हैं। आज आपको नुपुर शर्मा फ्रिंज एलिमेंट लगती है, और आपको ओवैसी साहब जो ये कहते थे 15 समय खत्म हो गया। विष्णु जी और रहमानी जी प्लीज, वो फ्रिंज एलिमेंट नहीं लगे, जिन्होंने क्या कौशल्या मां के ऊपर अभद्र टिप्पणी की, वो फ्रिंज एलिमेंट नहीं लगे, फ्रिंज एलिमेंट कॉलोनी नुपुर शर्मा। चलिए मेरे पास समय समाप्त हो गया। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। रहमानी जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।